अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। पाकिस्तान के मसाइल जूं जूं दिन गुजर रहे हैं, जूं जूं वक्त गुजर रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। जब इंतखाबात हुए थे तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि नई हुकूमत आई है, नई पॉलिसीज़ आएंगी, अवाम की बात होगी, और अवाम ने भी इसी जज्बे से मैंडेट दिया और मुस्लिम लीग नून अकेले हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में अगर हम गुज़श्ता 6 माह पर नज़र डालें तो मुख्तलिफ जो मकामात हैं, मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, उसमें परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिससे आवाम मुतासर हो सकते हों। अब जो एक नया कज़िया, एक नया मसला सामने आया है, वो ये बयान आया अमेरिका का कि अगर नेटो सप्लाई को बहाल नहीं किया गया तो तमाम इमदाद बंद कर दी जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अगर मामला इस तरह चला तो सिर्फ अमरीकी इमदाद बंद नहीं होगी, बल्कि जो हमें बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम हैं, जैसे IMF से पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे यूरोपियन जो हमें मदद दे रहे हैं, वो सारी की सारी इमदाद रुक जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातों का कहना है कि बिल्कुल ये एक ऐसा मामला है सॉवरेनिटी का कि इस पर हमें बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए अमेरिका से, और बताना चाहिए कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज ये जो पाकिस्तान को दरपेश मामलात हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शेख साहब, मैं इससे पेशतर कि आपका इस पर कमेंट चाहूँ और ख़ास तौर पर यह पूछना चाहूँगा कि जो आपने वो एक हकीकी अपोजिशन का ग्रुप बनाया है, क्या करने आप जा रहे हैं? ये जो नेटो की सप्लाई के हवाले से पाकिस्तान की इमदाद की बंदिश का मामला है, एक मैंने सवाल किया हमारे जो बिजनेस डेस्क के हेड हैं अनीस शेख साहब कि पाकिस्तान को नुकसान कितना हो सकता है। मैं आपके कमेंट से पहले चाहता हूं कि वो एक छोटी सी कोई 1-1.25 मिनट में उन्होंने एक पूरा रिपोर्ट दिया, अगर आप वो सुन लें तो फिर उस पर बात करते हैं। ये मैंने गुफ्तगू की अनीस शेख साहब से। सिचुएशन ये है कि अगर हम सिर्फ अभी हमारी अपनी कौम की बात करें, मईशत की बात करें, तो हमारे रिजर्व जो हैं वो $3 बिलियन के करीब आ चुके हैं, जो कि एक मंथ के कवर के लिए भी काफ़ी नहीं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन आपको इंपोर्ट कवर एक महीने का चाहिए होता है। आपको ये भी बता दूं कि दिसंबर के महीने में अभी 3 किस्तें और जानी है IMF की, जो अप्रॉक्सीमेटली 31 से 32 करोड़ डॉलर के करीब होंगी। अब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो इनका जो बजट है मेरे ख्याल है वो 344-345 अरब के करीब है। इनके अपना रेवेन्यू जो है वो 15 से 20 अरब से ज़्यादा का नहीं है, यानी कि इनकी अपनी जो इमदाद यानी ये डिपेंडेंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, जो कि IMF से पैसे दे रही है, जो कि इन रिटर्न अमेरिका के अप्रूवल से मिली है। अब बात यह है, हमें देखना यह है कि सिचुएशन हमारी जो मुल्क की है, हम कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। देखिए, जो एक रफ एस्टिमेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो हर ट्रक जाता है, जो मैंने मालूम कराया कुछ ज़राए से, वो 1500 से 1800 डॉलर पर कंटेनर मिलते हैं। शेख साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, 1 महीने का इंपोर्ट बिल नहीं है, और अगर इमदाद रुक जाएगी तो क्या करेगा पाकिस्तान? और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है नेटो सप्लाई के हवाले से, आप इमरान खान के साथ उन तमाम धरनों में शरीक हैं, आप भी इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता हूं। हर रोज पठान मरे। जिस दिन ये कोई ड्रोन हमला E7 में हुआ, क्योंकि वो सारी जगह पेनिट्रेट कर चुके हैं, तैयार रहे कौम। फिर E7 में भी ड्रोन हमला होगा, फिर बाराकऊ में भी होगा, फिर लाहौर के गिरदो नवा में भी होगा। ये याद रखें, मेरा रिकॉर्ड में रख लें। अगर कौम ने जिंदा कौम की हैसियत से काम न किया, और खैरात और इसकी जरूरत इसलिए कि हम नायल हैं, नलायक हैं, चोर हैं। पिछली एक चोर हुकूमत गई है लूट के, डाके मार के। आज इन्होंने APC में वो मेंबर नहीं है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। देखें, खुर्शीद शाह मेंबर नहीं है, अपनी ख्वाहिश पे मेंबर बनाया है ताकि कल वो चेयरमैन बन जाए। और आसिफ जरदारी को खसूसी तौर पर कहा कि हम इसको लेंगे और किसी को क्यों नहीं। सारी कौम की 22 डिमांड की है ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, 22 की 22 कबूल कर ली है। जितनी डिमांड दी है कंटेनरों की, जितनी डिमांड है ट्रकों की, वो सब मान ली है। नहीं मानी जा रही तो गरीब के लिए मरे तरे तबाह बर्बाद हो जाए। एक वक्त की एक डेली वेजेस पे जो आदमी दिहाड़ी लगा रहा है उसको 500 रुपया मैं मानता हूं मिल जाता। कोई मुझे 5 बंदों का 3 टाइम का 500 रुपए का खाना बता के बताए। अपने पैसे ले आए, मुल्क जिंदा होगा। अगर नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, इसहाक डार साहब अपना पैसा वापस ले आए, खुदा की कसम ये अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा ये मुल्क, और ये सारे लोग देखते रहेंगे। इस कौम ने उनको 3 दफा इज्जत दी है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है।
इस कौम ने बेनजीर खानदान को इतनी दफा इज्जत दी है, क्या कौम अगर बहरान में अपने पैसे नहीं बाहर से ला सकते? आगे ब्लैक मनी पे चल रही है। डॉलर किसने किया है 108 और 109 रुपए का? गरीब आदमी ने तो नहीं किया ना जी, आपने किया, आपने प्राइवेट लोगों का। अब प्राइवेट लोगों से आप कह रहे हैं डॉलर इकट्ठे करो, लाओ। जब भी ये लाते हैं फॉरेन रिजर्व कम होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब आते हैं, रुपए की कीमत गिरती है, नहीं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है। शेख साहब ये बात आपकी सही है। आप चाहते हैं सारा सूबा सरहद, सारा केपीके, सॉरी मैं वापस लेता हूं, सारा केपीके मर जाए, आप यानी ड्रोन हमले उसको लीगल करार दे दे। किसी में जुर्रत है तो फिर ये कहे कि ये ड्रोन हमले लीगल हैं, फिर ये लाहौर के गिरदो नवाह में भी होंगे, फिर ये इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में भी होंगे। कौम मेरा ये बयान रिकॉर्ड रख ले। शेख साहब आगे चले। शेख साहब मेरा सवाल ये है कि जो नेटो सप्लाई आप रोक रहे हैं उससे ड्रोन हमले तो नहीं रुक रहे, लेकिन जिन गरीबों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हमारा इंपोर्ट बिल नहीं हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं हुए, पाबंदी लग गई, तो जो अद्वियात नहीं मिलेंगी, लाइफ सेविंग, वो गरीबों को नहीं मिलेंगी। अमीर तो फिर भाग के बाहर चला जाएगा। ये जो पाबंदियां हैं इसका तो सारा जो वो तो गरीब बर्दाश्त करेगा। घबराए नहीं, ये अमीर नहीं भागेंगे। अमीर भागने के लिए इन्होंने काफ़ी वसाइल रखे हैं। आगे भी जो अस्पतालों में दवाइयाँ दी जा रही हैं, अगर ना दी जाएं तो उससे मौत बेहतर है। सारी 2 नंबर की दवाइयाँ हैं। जितने ठेके रावलपिंडी के अस्पतालों में हुए हैं, सब चोर बाजारी के ठेके हैं। बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल में, होली फैमिली में, राजा बाज़ार में आप इनकी दवाइयों का टेस्ट कराएं। अगर ये दवाइयाँ हकीकत के में गरीब के लिए, तो मेरा मतलब है आप गरीब को डरा डरा के ही मार रहे हैं। गैरत से जिंदा रहना ज़्यादा अहम है। गैरत से जिंदा रह सकते हैं और ये लीडर ले आए अपने पैसे। कब लाएंगे? जब वहां जब्त हो जाएंगे। ये एक ऐसी मूव दुनिया में चलेगी। क्या हुआ इंडिया में? क्या हुआ इंडिया के दिल्ली के इलेक्शन में? कल एक पार्टी बनी है 2013 के या 12 के एंड में या 13 के स्टार्ट में, उन्होंने लोगों को कहा हमें आपके नुमाइंदे, ये चोर डाकू खानदानों के बड़े बड़े लोग, तुम खानदानों को वोट देते हो, हमें दो, हम गरीब लोग हैं, हम बदलेंगे इस माशरा। लोगों ने उनको वोट दिए, अवाम पार्टी को। लोगों ने झाड़ू को वोट दिए हैं। लोगों ने नहीं देखा ये बिरला है, ये टाटा है, ये सेठी है। उन्होंने हकीकी नुमाइंदगी तब होगी। आज मैंने कौमी असम्बली में कहा है, ये कौमी असम्बलियां उजाड़ हो जाएंगी। सड़कें जिस तरह उजाड़ हैं गरीब के चेहरे की तरह, क्योंकि यहां गरीब की बात नहीं हो रही। यहां जो गरीब की बात करता है उसको पागल है, कहते ड्रोन मार देगा जी, स्टिंगर मार देगा जी। हम आगे ही मरे हुए हैं। हमें इतने धक्के पड़े हैं, हमें इतने धक्के पड़ रहे हैं गरीब अवाम को। कल आपने स्कीम दी है कि जो लाख रुपया लाए वो 1.5 लाख रुपए का गारंटर हो, जो 20 लाख रुपया लाए उसका गारंटर भी हो और चेक भी दे। फिर अमीर लोग अपनी औलाद को पैसे देंगे। अमीर लोग अपनी औलाद को कहेंगे 20 लाख रुपया बचे पुत्र निकाल और बैंक में जमा करा, 8% उधर दे या 9% उधर दे, बाकी 5% 6% अकाउंट में डाल। क्या हमारी स्कीमें हैं? अच्छा, स्कीमें हमारी आप देखें ना, ड्रोन लगाई हुई है आपने। ये ड्रोन इतना बढ़ जाएगा कि कौमी गैरत तबाह हो जाएगी। कल फौजें हमलावर होंगी तो हमें डराया जाएगा कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जिंदा कौम है, हम एटॉमिक फोर्स हैं इस मुल्क में, इस खित्ते में। और जितनी तबाही हमारे गिरदो नवा में फैल रही है, जितनी इस्लामी दुनिया में नाकामियां फैल रही हैं, उसका एक हम हिस्सा जरूर हैं। लेकिन ये सारी नाकामी और कोताही जो है इनकी नाअहलियों की वजह से है, जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ रही। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन यहां पर लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक। अवामी लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उन पर वो अपने मखसूस अंदाज में इस वक्त कमेंट कर रहे हैं और उनसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा शेख साहब, आपने कौमी असम्बली का जिक्र किया कि कोई उसमें बात नहीं करता आवाम की। फिर आपने इनका भी खुशी शाह साहब का भी जिक्र किया कि अब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने के लिए मेंबर भी बन गए। मौलाना फजलुर रहमान को मुतफ़िक़ा तौर पर बनाया गया है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन। मुझे ये बताइए कि उस कमेटी में आखिर तहरीक इंसाफ का भी तो कोई रुकन होगा ना। वहाँ पर उन्होंने कोई मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत नहीं की और असम्बली के अंदर उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर वो कबूल कर लिया। तो फिर कौन सी सियासी जमात है जो हकीकी अपोजिशन कर रही है या हकीकी सियासत कर रही है? कंप्रोमाइज़ तो हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं। देखें, फजलुर रहमान साहब को नज़रियाती कौंसिल मिलेगी, फजलुर रहमान साहब को कश्मीर कमेटी मिलेगी, एक दुरानी साहब वज़ीर आ गए हैं, पहली तारीख तक एक स्टेट मिनिस्टर भी मिल जाएगा। लेकिन फजलुर रहमान का जितना बड़ा नेटवर्क है
जितने बड़े मदरसे हैं, अगर वो अपोजिशन का रोल अदा करे, हकीकत में अपोजिशन का रोल अदा करे, आप मैं यकीन करें इमरान खान की मुखालफत करके उनका एक जाती मसला है। मैं फजलुर रहमान साहब की मुखालफत नहीं करता, आज भी मेरी उनसे मुलाकात थी, दुनिया जलसों में नारे मारती है, मैंने कहा मैं फजलुर रहमान साहब के साथ बात नहीं करता हूं। आज भी मेरी ख्वाहिश है कि दीनी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं। आज भी फजलुर रहमान का पाकिस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मदरसा मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो सरकार के साथ जाते हैं तो अवामुन्नास का वोट उनसे स्लिप हो जाता है। अवामुन्नास समझते हैं कि ये हमारे तर्जमान नहीं है, ये ख्वास के तर्जमान है। और खुद नून के अंदर एक इतना लावा फट रहा है। आज जब मैंने कौमी असम्बली में तकरीर की, मैंने कहा यार आपका तो वाली वारस कोई नहीं है, आपको डांट रहे हैं, गरीबों को डांट रहे हैं और खानदानों को बांट रहे हैं। क्या 200 मेंबरों में PMLN के एक भी इस काबिल नहीं है? अगर वाकई हकीकी डिफेंस मिनिस्टर था तो अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर उस मिनिस्टर साहब को मिलने जाते जिसका उस सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया गया। सर, इस मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है, जिसको कानून और इंसाफ का पता नहीं उसको कहा कल से परसों से इनकी हुकूमत आ रही है। मैं समझता हूं इनके इम्तिहान के दिन आ रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं, आपका क्या मतलब है कि शेख साहब थोड़ा एक्सप्लेन करें। आपने कहा परसों से इनकी हुकूमत आ रही है, 6 माह से तो वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, तो परसों से कैसे आएगी हुकूमत? देखिए जी, 6 माह में आप 12 दौरे निकाल दें, 5 माह, किसी सरबराह मुमलिकत ने 11-12 दौरे किए हैं जी आज तक 6 माह में। मुझे बताएं कोई रिकॉर्ड आप बताएं ना। आपके पास तो सर्चर है, रिसर्च ऑफिसर है, हमारे पास तो अल्लाह की दी हुई अकल है, जो आता है गलत मलत सही दुरुस्त ठीक है नहीं है, हम टारगेट किलर हैं जुल्म के खिलाफ। हम जो जुल्म के खिलाफ टारगेट किलर हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि समी साहब जो इंटरनेट से मुआद है, दुनिया में किसी ऐसे मुल्क का नाम बताएं जिसके सरबराह 11-12 मरतबा 5 महीने में मुल्क से बाहर गए हों और मिली खोटी कोड़ी ना हो, एक धेला ना मिला हो। कई सरबराह थे, सदर सदाम कहां गया जी, किम जॉन इल कहां गया, किम इल सेंग कहां गया, निकले नहीं अपने मुल्कों से। उन्होंने कहा हमारे मुल्कों ने इज्जत दी है। और आज के मॉडर्न दौर में जहां से सारा लाहौर आप इस पे वीडियो पे चला रहे हैं, सारी दुनिया से आपके राब्ते हैं, हमें आप डरा रहे हैं जनाब अली ये हो जाए, आगे हमें मिल क्या रहा है? आपकी ये याशियां कम होंगी, गरीब आदमी ने तो वही कमाना है, वही खाना है, वही लुटाना है। ढांपता है तो नंगा होता है, आगे ढांपता है पीछे से नंगा होता है, पीछे ढांपता है आगे से नंगा होता है। मसाइल ज़दा लोग हैं, मसाइल ज़दा लोगों की आवाज में इनकी क्या पॉलिसी है? मैंने अभी आपको बताया कि 22 कितनी 12, 13, 16 इन्होंने मुतालबे किए ताजरों ने, सारे पैसे जब मर्जी आप रिटर्न दाखिल कर दें। अच्छा, ये मैं ताजरों के मामले की तरफ मैं जाता हूं, लेकिन मैं एक और अहम मसले पर आपसे सवाल करना चाहता हूं। ये जो गुज़श्ता हफ्ते सारा वाकया हुआ, नादरा के चेयरमैन को बरतरफ किया रातों रात, फिर कोर्ट ने उसको किया, अब ये जो खबरें उसमें आई हैं कि वो एक ऑडिटर जनरल की एक टीम थी, वो एक डाटे तक जा रही थी और उसमें ये क्लेम ये किया जा रहा है कि शायद वो हुकूमत ने एक तरीका इख्तियार किया था, वो जो एक उनके पास वोटर्स का जो एक वो था, एक ज़ख़ीरा था मालूमात का, वहाँ तक हुकूमत जाना चाहती थी। ये सारा मामला ये कहाँ पर ख़त्म होगा फिर? अब ये क्या, ये तो इलेक्शन के हवाले से बड़ा एक खुलकर बात सामने आ गई, तारिक मलिक और हुकूमत का जो आपस में इख्तिलाफी मामला हुआ। देखिए, आज चौधरी निसार साहब का ख़त भी मसूल हुआ है, सारा इलेक्शन मशकूक हो गया। जब एक इंटीरियर मिनिस्टर ये कहते हैं कि 60-70 हज़ार वोटों का कोई निशान अता पता ही नहीं है कि इस वोटर का माई बाप कौन है। एक वोटर ने 10 अंगूठे लगाए हैं, 20 लगाए हैं, 50 लगाए हैं। और जहाँ तक तारक साहब, मलिक तारक के ऑडिट का तल्लक है, ये ज़रूर होना चाहिए, कोई शख्स करप्शन में अगर मुलव्वस पाए उसे करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब अंगूठा सिंध में था, मैं अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि जब ये अंगूठा पंजाब में आएगा तो इसको काट दिया जाएगा। पंजाब में, लाहौर में अगर एक हल्का भी धांधली का साबित हो गया, ये इलेक्शन ठुस हो जाएगा। और इमरान खान ने आज जो कहा कि 2014 एक इलेक्शन का साल है, मुझे नहीं पता सिलेक्शन पहले होगी या इलेक्शन पहले होगा। इमरान खान ने ये कहा, वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम ये समझते हैं कि अगर लाहौर में एक हल्का भी जाली साबित हो गया तो इस मुल्क का सारा इलेक्शन, अभी तो देखें ना सिंध में लियाकत जतोई साहब, गौश बख्श साहब, दूसरे लोगों के भी अंगूठे आखिर में आए हैं। और ये कहना कि भी अंगूठे कोई मसला नहीं है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। दोनों मसले हकीकी हैं। अगर मलिक तारिक रुकावट है
ऑडिट में तो वो ऑडिट होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। देखें सऊदी अरब में भी इनका क्या हुआ है, स्कूल है इतना बड़ा, वहाँ 5-6 हज़ार एक शिफ्ट में बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे में दूसरे पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल ने कब्जा कर लिया सेंट सा, और वो पता नहीं कितने लाख रुपया तनख्वाह, 1-1 हज़ार रुपया फीस है जी, रियाल फीस। वो सऊदी अरब से रोज मुझे लोग फोन कर रहे हैं कि शेख रशीद क्या बनेगा हमारा। जिसका जहां दाव लग रहा है वो समेट रहा है। चोई निसार एक अच्छे आदमी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं हकीकत से समझता हूं कि इस इलेक्शन का उनके बयान के बाद मेरा ख्याल है काम हो गया है। और अगर लाहौर ये तो आप बड़ी एक भी हल्के से ये जो आज इमरान खान साहब ने भी बात कही है, और ये जो आपके वो इत्तेहादी हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारा इलेक्शन ठुस हो गया और 2014 को इंतखाबी साल बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पर तो ये बात की जा रही थी कि अगर निज़ाम चलता रहेगा और एक पुरअमन तरीके से इक़्तिदार दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को मुंतकिल होगा तो शायद एक मजबूती आएगी, अवामी मसाइल हल होंगे, एक जमात को मौका मिलेगा। तो ये तो फिर बीच में बात रह जाएगी। तो ये जो एक पूरा जो हमारा जो निज़ाम है जमहूरियत का, फिर वो कैसे देखते हैं आप? जनाब देखें असम्बली में तो इनको ख़तरा ही कोई नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी तकरीबन उनके साथ, क्या मुकम्मल उनके साथ हैं, उनकी कैबिनेट के रुकन उनके लोग बनने वाले हैं। नज़रियाती कौंसल भी एक फेडरल मिनिस्टर के बराबर है, खुद कश्मीर कमेटी का चेयरमैन फेडरल मिनिस्टर के बराबर है, दुरानी साहब हैं वहाँ। फिर अल्लाह आपका भला करे, पीपल्स पार्टी जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम है। पहले जब मैं कहता था ना नवाज शरीफ जो हैं वो पीपल्स पार्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, अब मैं कहता हूँ जरदारी साहब नवाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। ये अट्टे सट्टे का सौदा है। उनको तो नैब ने बुला लिया है, जरदारी साहब को तो नैब ने बुला लिया है। वैसे ही क्या बुला लिया, वो छोड़ें जी, वो छोड़ें सर, सबको पता है क्या बुला लिया और क्या नहीं बुलाया। रेली कोड़ी नहीं ला सकेंगे स्विट्जरलैंड से ये लोग। क्या बुला लिया है, किसको बुला लिया है? वो एक बात बहुत दूर चली जाएगी। सरे महल से क्या ले लिया? उन्होंने कहा नहीं है मेरा, बाद में कहा जाओ करना कर लो कुछ। क्या स्विट्जरलैंड से उन्होंने कर लिया? 10-10 करोड़ रुपया एक एक वजीरों के बैंकों में से निकला है। 10-10 करोड़ रुपया लोग लेके चले गए, कुछ हो गया? इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ गरीब का होता है। सुबह वो दूध लेने जाता है, उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। सुबह वो आधा पाव घी लेने जाता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। वो आटा लेने जाता है, अब कह रहे हैं 10 तोड़े का 10 किलो का आटा कर देंगे कि गरीब को समझ ही ना आया कि 500 रुपए का, वो समझे गरीब इतना बेवकूफ है। तो फिर गरीब करे क्या? 20 तोड़े का, शेख साहब गरीब क्या करे? गरीब करे क्या, बताइए ना। गरीब उठा के इनको बाहर फेंक दे, जुल्म की रात को, जहल की बात को। जो शहबाज शरीफ साहब बहुत तराने गा रहे हैं, उनके अमल से साबित होना चाहिए। गरीब के लिए बड़े दिन है, भारी दिन है। अगर आप का कोई बंदा बाहर नहीं गया हुआ, अगर आपके पास ऊपर की कमाई नहीं है, आपका गुजारा तनख्वाह पे और रिज़्क़ हलाल पे है, तो आप पे बड़ा दिन है, बड़ा वक्त है। आपकी कोई आवाज़ नहीं है, ना असम्बली में ना अदालतों में। कल जो अदालतों में थोड़ा बहुत मसला लगा हुआ था, वो भी मेरा ख्याल है अपनी जगह पे आ जाएगा। और फिर हुकूमत को परफार देखें, एक रिएक्शन होता है। चीफ जस्टिस जब फैसला देते थे, लोग समझते थे यार मेरी आवाज़ है। जब वो गलत भी होते थे तो लोग कहते थे यार इसको अपने बेटे को ट्रायल करना चाहिए था, अरसलान को। यहाँ ये फिसला स्लिप हुआ है। अगर ये अपने बेटे को 5-7 साल सजा दे देता, अगर वो मुजरम होता है, सारी जिंदगी ये अमर हो जाता पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ अपनों को बांटते हैं, दूसरों को डांटते हैं, अपनी नस्लों को बांटते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं, गरीबों को ठुड्डे मारते हैं। चल वोट देना था, एक दफा दे दिया तूने, अब क्या लेता तुम? अब यहाँ क्या करने आया? कोई नौकरी नहीं है, बैन है। शेख साहब हमारे साथ ही रहिए। शेख साहब हमारे साथ रहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बयान कर रहे हैं शेख साहब के, गरीब को यहाँ पर कोई पूछता नहीं है, सिर्फ वोट लेने की हद तक उसकी अहमियत है। और ब्रेक के बाद हम इनसे जानेंगे कि शेख साहब ने भी एक नया ग्रुप बनाया कौमी असम्बली में, जिसे कहते हैं कि हकीकी अपोजिशन का किरदार वो अदा करेगा वो ग्रुप। उनसे जानेंगे कि क्या वो करने का इरादा रखते हैं, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू जारी है। और वो बता रहे हैं कि गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है और सिर्फ एक ही हल है गरीब के पास कि वो जो नाअहल सियासतदान हैं, जिन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, उनको निकाल बाहर करें। शेख साहब, निकाल बाहर करने की बात आप भी कर रहे हैं। अपोजिशन का एक ग्रुप बनाया आपने कौमी असम्बली में, अपने साथ कुछ 6-7 MNAs भी मिलाए हैं, बड़ी कलील तादाद है ये। क्या करने का इरादा रखते हैं? और जो आप
गरीब को मशवरा दे रहे हैं बाहर निकाल फेंकने का। आप खुद भी अब लगता है कि कुछ इसी तरफ जा रहे हैं असेंबली के अंदर। देखें, जनाजा उठाने के लिए 4 आदमी काफ़ी हो गए हैं, 4 हम हो गए हैं, 3 ने आज दस्तखत कर दिए हैं, 2 कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, बाकी सब हजूम होता है पीछे दुआ करने वाला। इस कौम का जनाजा उठ रहा है और उसमें हम असम्बली को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि असम्बली में ऐसी बातें डिस्कस हो रही हैं जी, वो घे बे 32 नंबर चीचा वतनी का पुली गिरी हुई है, वो घे बे। अभी इन असम्बलियों को तरक्याती फंड के खुद 1-1 करोड़ रुपया नहीं मिला। 5 महीने गुजर रहे हैं समी साहब, 5 महीने गुजर गए हैं। हर सरबराह जो आता है, गिलानी साहब आए, उसने मुल्तान में पुलों की बारिश कर दी जी, जरूरत भी नहीं है पुल बना दो जी। फिर अपने जरदारी साहब आए, उन्होंने अपना क्या नाम है उनके इलाके का, नवाब शाह से ताल्लुक है उनका, नवाब शाह में यूनिवर्सिटी बनाओ जी, फलां बनाओ, ये करो वो करो फलां करो। नवाज शरीफ साहब हैं, सारा काम लाहौर में है। हमारे कॉलेज हमारे हॉस्पिटल रुल गए हैं जी, सफेदी के पैसे नहीं। बंचियां बेटियां कौम की ईंट पे बैठ के पढ़ती हैं इस कौम की, जहां ये इशरत कदे बने हुए हैं वहां ईंट पे रख के पढ़ रही हैं इस मुल्क में। और 80 नहीं 400 450 गरीब के बेड का हॉस्पिटल बना हुआ, रुका हुआ है, 90% मुकम्मल है, 1 कौड़ी फोटी नहीं दे रहे, इसलिए कि दर्द जो है वो नमूद और नुमाइश का है। अगर अवाम का दर्द हो तो आप यकीन जाने, जिस अक्सरियत से इस कौम ने नवाज शरीफ को वोट दिए, इस तरह तो लोग वली अल्लाह के पीछे नहीं चलते। और जिस किस्म का इन्होंने रिजल्ट दिया है, मैं फैसला कौम पे छोड़ता हूं। मैं खुद मानता हूं कि इतनी जल्दी इनका इमेज, मैंने आज कौमी असम्बली में कहा कि हम नहीं चाहते कि आप नाकाम हो, लेकिन आप जा रहे हैं नाकामी की तरफ। मैं ये चाहता हूं कि जो लाखों लोगों ने CNG किटें लगाई हैं, वो आधी कीमत पे भी नहीं बिक रही। आपकी मनसूबाबंदियां क्या हैं जी? तीसरी दफा आप आए हैं, अब आप कह रहे हैं जनाब अली कि हम मसरूफ हैं बिजली के सिलसिले में, तवानाई में हम बड़े मसरूफ हैं। मर जाएगा गरीब की, सकत ही नहीं रहेगी बिजली के बिल देने की। खुद ब खुद मैं जो बातें कहता हूं लोग डायरी पे नोट कर लें, खुद बिजली की हालत ऐसी हो जाएगी कि लोग सोएंगे दिया जला के, बेशक रात को जल जाएं, सोएंगे दिया जला के कि बिल देने की सकत ही नहीं है। फिर कुंडे डालने वाले बिजली एंजॉय करेंगे जी, जो बिजली का बिल ना देने वाले इलाके हैं वो बिजली एंजॉय करेंगे। लेकिन तवानाई तो जो है आम आदमी जो, आप बिल्कुल, आपकी बड़ी गहरी नजर है। अगर बिजली बन इतनी महंगी रही है, उसको सस्ता अगर बेचेंगे तो फिर वही सर्कुलर डेट होगा। इसका हल तजवीज करें, इसका हल क्या है? ₹1.65 फी यूनिट है जी हाइडल वाटर, ₹1.65 फी यूनिट है। ये गैस की और दूसरी उसके बाद है, कोयला पहले है उसके बाद है। आप जिस तरफ जा रहे हैं देखें, चीन ने 8 साल पहले कराची में ये एटॉमिक प्रोसेस जो है 2200 पहले उनके जो था जी चश्मे का जो मसला था, इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक जो पावर स्टेशन है, वो उनकी कैपेसिटी 300 थी, 600 थी, अब उनकी 1100 ही है। उन्होंने 200 लगा दिए हैं आपको वहां कराची में, 2 लगा दिए। इसी तरह वो मुजफ्फरगढ़ में लगा देंगे। ये 8 साल से वो लगे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने जो इतना शोर डाला हुआ था, आपने जो इतनी क़यामत उठाई हुई थी, कोई ऐसी, देखें जमहूरियत को लोग क्यों पसंद करते हैं? जमहूरियत को इसलिए पसंद करते हैं कि ये आम आदमियों की हुकूमत होती है। आम आदमी की क्या लाल हवेली तक रसाई है जी? वो आता है जी, शिनाख्ती कार्ड शेख साहब पर टेस्ट कर दो, हम बैठे हुए लात पे लात रख के, आओ जी ले आओ जी, ठप्पा लगा दे। ये ठप्पा सियासत है। लोगों को स्कीमें, आपने पहली स्कीम दी है, लेट्स सी, क्योंकि जब गरीब को पैसा मिलता है और बांटने में ये है, देखें जी बैतुल माल का चेयरमैन लगाया वो लोग जिन्होंने चंदे दिए इलेक्शनों में, बेनजीर इनकम। पहले हमने बैतुल माल के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट में रिट किया, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट के चेयरमैन को भी करेंगे। भाई लॉयल्टी ना जाओ, क्वालिटी पे जाओ। इनके क्या तजर्बे हैं, इसलिए ये घी चीनी अच्छी बेचते हैं? नो वे। क्या इस मुल्क में कोई और आपको पढ़ा लिखा नौजवान टैलेंटेड नजर नहीं आता? जुम्मा बाजार है जी, क्यामत की दहाई है, क्यामत की बेरोजगारी है। समी साहब, पहले दफा एहसास होता है, लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं कि शेख साहब ये हालात हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अभी 2 बच्चे आपसे पहले होके गए हैं, एक पीर बधाई से आया और एक मल्ला राजा सुल्तान से आया। उसने कहा शेख साहब घर जाते भी शर्म आती है,
जब जुर्म करेंगे तो क्या करेंगे? बाप से मांगते भी शर्म आती है, क्योंकि बाप की हालत का हमें पता है। हमारा खर्चा वो कहता है 70-100 रुपया रोज का है, किधर जाए? इस हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे मसले, इन्होंने स्कीम दी है, खुदा करे कामयाब हो। गारंटर यहां कौन मिलता है जी? वो भाईजान, गरीब का कोई गारंटर नहीं है, खुदा ही शायद गारंटर बन जाए तो बन जाए, वरना गरीब का कोई। मैं ये भी नहीं कहता कि रकम डूब जाए, जैसी टैक्सियां काबुल में चल गई और उसमें 2 बैंक डूब गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं ऐसी प्रोग्राम पे कह दूं, यूनाइटेड और नेशनल बैंक मेरा ख्याल है थे उसके मेन, कि टैक्सियां यहां ली और चल रही थी काबुल में, खैरात में, लाइसेंस और ली यहां से चली जाके सब चला गया था। अच्छा शेख साहब, एक बात तो आप जरूर बयान करें, आपने तैनातियों का जिक्र किया, तकर्रियों का जिक्र किया। हुकूमत ने बताया जा रहा था बहुत सारी जो तैनातियां वो रोकी हुई थी कि ये जब नई अदलिया आ जाएगी। ये बयान कीजिएगा कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे, ये जो हुकूमत की तरफ से ख्वाहिश है या उम्मीद है कि शायद वो इतने ज़्यादा आज खुद नोटिस नहीं लेंगे, क्या देखते हैं आप? देखें, 2 अदारों के नए सरबराह आए, एक इतनी हाई प्रोफाइल में सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जा रहा है, जो नया बंदा आएगा वो कदम से कदम तो मिलाएगा, अगर ज़्यादा ना चलाए। वैसे भी गिलानी है, गिलानी बड़े नेक लोग होते हैं और तावीज़ अच्छा देते हैं जितने गिलानी हैं। चीफ जस्टिस साहब जब आएंगे, उनका मुझे यकीन है कि वो रूल्स और प्रोसीजर, मैं गिलानी दूसरे पीर फ़कीरों वाले गिलानियों की बात कर रहा हूँ, नए चीफ जस्टिस का भी तल्लुक़ एक औलिया के घरानों से है। गरीब को खैरात कहीं से मिले जी, गरीब को इंसाफ। देखें, सुप्रीम कोर्ट पे 1% लोग भी नहीं जाते, हमारा सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट पे। 12,438 केस हैं अगवा के पाकिस्तान पंजाब में नवंबर तक, 12,438 केस हैं अगवा के पंजाब में। ये सबसे पुरअमन सूबा है। बाकी सूबों के हिसाब से आप तनासब लगा लें कि इसका क्या सूबा बनता होगा। सो हमें एक नए आर्मी चीफ आए हैं, जाहिर है वो अदारे को देखते हैं, अदारे ने उनको, उसने अदारे को लेके, देखें ना, 2 फर्क होते हैं। एक बंदा यस सर करता है, वो मतायत होता है। एक बंदा बॉस करता है, वो ऑर्डर देता है। ऑर्डर लेने वाले का और ऑर्डर डिलीवर करने वाले का, ऑर्डर लेने वाले का, ऑर्डर देने वाले का और इम्प्लीमेंट करने वाले का एक बहुत बड़ा सिलसिला और तसलसल होता है। ये थोड़े अरसे बाद समझ आता है। हमें अपने आप को ठीक करना है। इस हुकूमत की कोई मुखालफत नहीं है, सवाए ये खुद अपनी हुकूमत मुखालिफ। शेख साहब हमारे साथ ही रहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शेख साहब ने कि कोई मुखालिफ नहीं है, ये खुद अपने मुखालिफ हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शेख साहब से हम पाकिस्तान के हालात के हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो महंगाई के खिलाफ धरना है तहरीक इंसाफ का, जिसमें शेख साहब भी जाएंगे, कब तक ये तहरीक चलेगी। लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अवामी लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू हो रही है। शेख साहब, आप धरना तहरीक इंसाफ का है 22 दिसंबर को, आप उनके साथी हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, बिल्कुल एक भरपूर जो अवामी गुस्सा है उसका इजहार होगा। ये बयान कीजिएगा कि ये सिलसिला यहीं पर रुकेगा, आगे बढ़ेगा, क्या आप देखते हैं? देखें जी, 22 को लाहौर नासिर बाग में करेंगे, 24 जनवरी को हम राजा बाजार में करेंगे, फिर इस तरह मुल्तान में करेंगे, फैसलाबाद में करेंगे। घर नहीं बैठेंगे, क्योंकि गरीब का घर जो है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। और अगर आज सियासतदान गरीब के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर आज इमरान खान, शेख रशीद, दूसरे लोग गरीब के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, 22 तारीख को इंशाअल्लाह नासिर बाग में मैं खुद भी जाऊंगा और 24 तारीख को भी मैंने दावत दी है, 24 जनवरी को खान साहब को रावलपिंडी के लिए। लोग जिंदा रहना चाहते हैं, उनको जिंदगी की उम्मीद दें। आप रोज एक नया आके रजिया भट्ट का नावल उसको सुना देते हैं जिसका दिबाचा ही नहीं खत्म हो रहा आपसे। आप उनको एक ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं, कोई ये कह रहा है यार इसमें मेरा क्या हाल है। आप सारे लोग उसको डरा रहे हैं, जनाब इमदाद नहीं आएगी तो ड्रोन होंगे, तो जनाब इमदाद बंद हो। उसने कहा मेरी तो हर चीज बंद है। इस मुल्क में कलेजा फटता है तो न्याज बटती है। गरीब का कलेजा तो पहले फटा हुआ है, न्याज कब बटेगी अगर सियासतदान बाहर नहीं निकलेंगे, अगर सियासतदान उनको नहीं करेंगे यार वी लिव विद यू, विल डाई विद यू, विल स्ट्रगल फॉर यू, हम आपके साथ हैं, जिंदगी की उम्मीद दिलाते हैं।
और यहाँ एक ऐसी क्लास परवरिश पा रही है जिसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस मुल्क के सियासतदान अगर ले आए पाकिस्तान में अपना पैसा, ये समझ के देखें, आप कह रहे हैं फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं खुद समी साहब इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर रहा हूं, और जनाब नवाज शरीफ साहब पता नहीं बेल्जियम था, डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की, सारे इन्वेस्टर्स को वहाँ बुलाया गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से 2 दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मैंने यहाँ बुलाया। हमारे पास इतना बड़ा सरमाया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि देखें 14-16 बिलियन रुपीज़ वो भेज रहे हैं, और 20-25 बिलियन डॉलर जो है हमारी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, 10 बिलियन डॉलर का हमारे गैप है। इस गैप को पुर करने के लिए मैं समझता हूं अगर ये अहद करें और इस मुल्क में ये वादा लिया जाए, हलकों में लोग जाए उनको कहो तो मुझे वादा दो, कुरान पे हलफ दो कि मेरा पैसा बाहर कोई नहीं। शेख साहब, एक आपने जिक्र किया कि 24 जनवरी को आप राजा बाजार में भी जलसा करेंगे। एक इस्लामाबाद में 12 फरवरी की तारीख का बड़ा जिक्र है, बड़ी सरगोशियां हैं। क्या है वो डेडलाइन, किसकी है वो डेडलाइन, और क्या वो इस हवाले से कुछ आगाह करेंगे हमें आप? मुझे नहीं मालूम, आप इशारा करें तो फिर मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ डेडलाइन तो ये बताया जाता है कि बहुत सारे हलकों की जानिब से कुछ इस किस्म की है कि जी 12 तक ये कर लें, 12 तक ये कर लें, उसके बाद फिर टाइम नहीं है। कुछ इस किस्म की लोग सरगोशियां करते हुए नजर आ रहे हैं फेडरल कैपिटल में। सर जी, मुझे पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ भी अंदर से सोचता होगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं ना। इस मुल्क में सिर्फ अपोजिशन करनी आसान है, वो भी जान हथेली पे रख के, अगर आप कर रहे हो तो। अगर आपने बुलेट प्रूफों में फिरना है और खंदकों में रहना है तो और सूरत हाल है। मैं समझता हूँ ये मुल्क नहीं चल रहा इन लोगों से। मैं दयानतदारी से समझ रहा हूँ, दयानतदारी से मेरी ये सोच है कि ये मुल्क इनसे हैंडल नहीं हो रहा। और अगर जिस तरह सारी पार्टियां इनके साथ थी, देखें ना, एक मैंने वोट नहीं दिया जी, तहरीक इंसाफ ने तो नहीं दिया, सिर्फ मेरा अकलौता वोट था जो इस पार्टी को नहीं था। लोगों ने मुझे कहा जी सब दे रहे हैं, सब लोगों ने वोट दिया, आपने क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मुझे शक है कि ये रह के ऐसे मुकद्दस इलाके से आए हैं जहां बाज़-कात आदमी को अल्लाह हिदायत देता है, सीख भी जाता है, वरना ऐसा भी होता है कि पिछली हिदायत भी वापस हो जाती है और बंदा समझता है कि इकलौता फैसला ही कामयाबी है, फाइनल उसी होता की है। अहमियत अच्छा, होती है। एक शेख साहब, एक और मसला, जो नए आर्मी चीफ साहब भी अब आ गए हैं और नए चीफ जज साहब भी आ जाएंगे 12 तारीख को। परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल, जो अभी चार्जशीट आई है, उसमें तो कहा गया है कि सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ ने ही ये सब कुछ किया। ये बात इसी तरह जैसे हुकूमत ने फ्रेम किया चलेगी, या ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, सज़ा भी हो सकेगी? क्या इससे हासिल क्या होगा? क्या देखते हैं आप इस मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल? मैं दीवार पे लिखा देख रहा हूं, सदर मुशर्रफ बाहर चले जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने इनको कल परसों पैगाम भेजा कि जब आपकी गर्दन दबोची हुई थी हमने बचाई थी, और अब ये नहीं हो सकता कि आप किसी और को दबोच लें। मैं केस चलेगा भी तो उनकी ज़मानत हो जाएगी, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और उनको बाहर चले जाना चाहिए। यहाँ आगे ही इतना बड़ा, देखे ना, आगे ही इतना बड़ा फड्डा है, पता नहीं किसके मशवरे से वो आए हैं। मेरी तो जी सालों साल उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन मुझे इतना -001 भी शक नहीं है। मैं सदर मुशर्रफ को बाहर जाता देख रहा हूँ, अदालत से जाए, किस तरीके से जाए, ज़मानत से जाएँ, मैं समझता हूँ अदालत ख़ुद भी बेल ले सकती है और वो मुल्क से बाहर जाएंगे। सज़ा देना शेना इनके बस की बात नहीं है। ये ख़ुद इंतशार और खलफशार के उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें किसी को कोई नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। मैं मुशर्रफ को सज़ा होता नहीं देगा। बल्दियाती इंतखाबात के बारे में क्या कहते हैं? ये जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है उसी पर होंगे या पंजाब में आगे जाएंगे? सिंध तो पहले ही कह दिया सिंध ने कि हम नहीं करवा सकते अभी। मालूम नहीं है जी। पहले तो शहबाज शरीफ साहब से मैं हुकूमत में होता था, काफ़ी हेलो आए थी, और एक ही बंदे से कभी गपशप लग सकती है चौई निसार से, उसको भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि वो कहता है ये सूबे का मसला है, ये मरकज़ का मसला है। और 2-4 दिन में जज साहब भी चले जाएंगे। और पंजाब देखें ना, बलूचिस्तान में इलेक्शन हो गए, ये कैसे रोक सकते हैं? तारीख़ आगे क्या और पीछे क्या? तारीख़ के आगे पीछे का मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि तहरीक इंसाफ के 4 हलकों का 7 दिन के अंदर अंदर जो फ़ैसला दिया है, अगर इन 4 हलकों में से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के, स्पीकर साहब के दूसरे 2 हलकों में से अगर एक हलका भी डाउन हो गया
तो ये सारा इलेक्शन डाउन हो जाएगा और इस मुल्क में नई सियासी सोच, क्योंकि सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, सरहद में हो, KPK में हो, तो लोगों की और बात होती है। जब तख्त लाहौर में ऐसा वाक़या हो गया तो फिर मैं समझता हूँ उसके नतायज बहुत गंभीर। आपकी गुफ्तगू से तो शेख साहब मुझे लगता है कि आप बल्दियाती इंतखाबात को ज़्यादा इतनी नज़र से अहमियत से नहीं देख रहे, और ये जो हलकों के नतायज हैं उनके जो अगर किसी में ये साबित होता है कि धांधली हुई है, तो आप तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा इस वक्त निज़ाम है, सियासी निज़ाम, उसके हवाले से सवाल खड़े हो जाएंगे और लोग नए इंतखाबात की बात इतनी जल्दी शुरू कर देंगे। मैंने तो नहीं अभी तक की, हालांकि मैं इस मसले में बड़ा मुंह फट हूँ। लोग मुझे फाउल माउथ प्लेयर भी कहते हैं, कई इंग्लिश मैं पढ़ता ही नहीं इसीलिए ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। खान साहब ने आज बात की है कि नया साल इलेक्शन का, मैंने कहा होता तो आप सारे लोग मेरे पीछे, मैं बल्दियाती इंतखाब की तैयारी कर रहा हूँ। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी मिल के हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको अर्ज़ करें, छोटी मोटी टुक टाक होती है, वहाँ बल्ले को भी कहेंगे लड़ ले, कलम दुआत भी लड़ ले, जमात इस्लामी जहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ एक हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। 22 तारीख तक इन्होंने शेड्यूल दिया, 20 तक अगर हमारे थोड़े बहुत इख्तलाफात कहीं वार्डों में ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो हमारे लिए दोनों लड़ लें। बल्ला जीते वो भी एक बात है, कलम दुआत जीते वो भी एक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख रशीद साहब, जिनका ये कहना था कि ये नहायत अहम होगा जो पंजाब के हलकों में इंतखाबात हुए हैं। अगर किसी बड़े हलके में इस किस्म की अगर कोई रिपोर्ट आ गई या नतायज इस किस्म के हुए कि जिसमें वोटर्स की शनाख्त का मामला ना हल हो सका और ये पता चला कि इसमें धांधली हुई है, तो जो पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हुए थे उनके हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और उनका ये कहना था कि ये बात वो नहीं कह रहे, इमरान खान का ये कहना है कि 2014 नए इंतखाबात का साल होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और एनालिसिस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।